दोस्तों, जैसे कि आप लोग कल न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि कल आखिरकार रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और इसके साथ ही यूक्रेन के ओडेशा, क्रीमिया, उसकी राजधानी कीव, खार्किव, ये सबको बहुत अच्छे से डैमेज किया और खार्किव को तो छोड़ा ही नहीं। और दोस्तों, इसके साथ ही विश्व के प्राय सभी लोगों के दिमाग में और आपके दिमाग में भी दौड़ ही रही होगी कि कहीं ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट तो नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग को सच में समझना है कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का आहट है या नहीं, तो दोस्तों सबसे पहले इसके पास्ट में चलते हैं। किसी भी चीज़ को अगर अच्छे समझना हो ना, तो उसके पास्ट में जाना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, आज से लगभग 98 साल पहले 1914 में दो देश, सर्बिया और ऑस्ट्रिया, दो छोटे छोटे देश थे, वो आपस में लड़ रहे थे। उनका कुछ पर्सनल मैटर था, किसी राजकुमार की हत्या कर दी गई थी और इसके लेकर लड़ाई आपस में चालू था। और उस वक्त की शक्तिशाली देश को देखा जाए, उस वक्त ब्रिटेन था, रसिया था, जापान था, जर्मनी था, फ्रांस था। ये सब के सब बड़े देश, ये सब के सब बड़े देश उनके सपोर्टर थे। सपोर्टर बोले तो ये सब देश उनके इशारों पर ही काम करते थे। आसान भाषा में बोला जाए तो ये जो छोटे जो देश थे ना, सर्बिया, ऑस्ट्रिया, इन लोगों के पिट्ठू थे। तो दोस्तों, इन लोगों में जब छोटी छोटी जब लड़ाइयाँ चल रही थी ना, तो बाकी देश इनको समझाने के बजाय इनको पीछे से उकसा रहे थे, तू लड़ना, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। किसी भी देश ने समझाने की कोशिश नहीं किया कि लड़ाई मत करो, युद्ध को रोकने का प्रयास किसी ने नहीं किया। और दोस्तों, देखते ही देखते ये छोटे छोटे देश की जो लड़ाई है, वो उनके जो आका थे, मतलब शक्तिशाली देश थे, उन तक पहुँच गई और उन लोगों ने इसे अपने मान सम्मान पर ले लिया और ये दो छोटे देशों की लड़ाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गई। हाँ दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड, रसिया, ये सब जैसे देश चाहते तो समझा सकते थे, लेकिन दोनों अपनी आन बान के कारण इस युद्ध में घुस गए और आखिरकार 1917 में अमेरिका भी इस युद्ध में पड़ गया। और दोस्तों, इस युद्ध का परिणाम तो सब देखते ही हैं। और थोड़ा सा सब्जेक्ट से हटकर आप लोग कुछ बातें बता दूं। जैसे कि कोई भी चीज़ कितना भी बुरा हो, उसका थोड़ा अच्छा परिणाम होता ही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो इस वर्ल्ड वॉर में कहते हैं कि इतने सारे लोग मारे गए कि पुरुषों का लिंगानुपात बिगड़ गया। वर्ल्ड में पुरुषों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। इसके कारण महिलाओं को हर जगह ऐसा जगह रखा जाने लगा जहाँ पर ज़्यादा मेहनत की जरूरत नहीं थी और वहाँ पर महिलाएं काम कर सकती थी। और इससे महिलाओं को बाहर आने का मौका मिला और महिलाओं की एक खास जगह समाज बन गई। और इसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हुआ और एक साल के अंदर ही दोस्तों महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया। हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, अमेरिका वर्ल्ड का सबसे पहले, वैसे तो हमारा सबसे पुराना वर्ल्ड का डेमोक्रेसी लिच्छवी है, लेकिन अगर मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें, मतलब आधुनिक लोकतंत्र की बात करें, तो सबसे पहला लोकतंत्र अमेरिका है। तो वो अमेरिका में लोकतंत्र 1776 से ही लागू हो चुका था। लेकिन दोस्तों, आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें महिलाओं को वोट का अधिकार मिला ही नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के तुरंत बाद 1919 से लगभग अमेरिका में लोकतंत्र लागू होने के 100 साल से भी ज़्यादा समय के बाद महिलाओं को वोट का अधिकार मिला। और दोस्तों, इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। दोस्तों, अगर देखा जाए तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पार्ट 2 था, क्योंकि जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सारा का सारा सारी युद्ध की जिम्मेवारी जर्मनी पर डाल दी गई थी और उनको ऊपर जबरदस्ती वर्साई की संधि थोपी गई थी और जर्मन लोगों का जितना अपमान किया गया था वो सब हिटलर के दिमाग में अच्छे से बैठा हुआ था। और इस तरह से दोस्तों, अगर माना जाए तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, वो हिटलर का जो असंतोष था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो थोपा गया था, जर्मनी को एक तरफा युद्ध का जिम्मेदार ठहरा गया था, जबकि युद्ध की जिम्मेवारी सबकी बराबरी थी। तो वो हिटलर का असंतोष था जो हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में देखने को मिला। और दोस्तों, जैसे कहते हैं हर गलत चीज का परिणाम कुछ तो अच्छा निकलता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा 2 परिणाम था। सबसे पहली बार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति आई। जो बड़े बड़े जो वजन लेने वाले जो हवाई जहाज जो उसकी खोज की गई ना, वो सब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो जरूरत थी उसी का नतीजा था एक खोज। और दूसरा सबसे बड़ी बात, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जितने देश लड़े, हमारा जैसे हमको जो गुलाम बना कर रखा था इंग्लैंड,
मतलब ब्रिटेन, वो एक तरह से बहुत बहुत बुरी तरह से कमजोर पड़ गया था और उसको न चाहते हुए अपने पूरे उपनिवेश का मतलब वो होता है जिनको गुलाम बनाकर रखता है कोई देश, वो सबको उन्हें आज़ाद करना पड़ा। तो भले कोई कुछ भी कहे कि आज़ादी इसके कारण आई, इन्होंने दिलाई, आज़ादी का प्रमुख कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे वो देश जो हमें गुलाम बना के रखे थे उनका पूरी तरह से कमजोर पड़ जाना। वो इतना कमजोर पड़ जाना कि वो खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे थे, इतने सारे देशों को कैसे संभाल पाएंगे। तो एक सेकंड वर्ल्ड वॉर का पॉजिटिव परिणाम था। हालांकि ये थोड़ा सा विषय से अलग बात हो गया। अब हम लोग आते हैं आज प्रेजेंट में क्या हो रहा है। आज प्रेजेंट में थोड़ा सा बस अंतर है आज से 98 साल पहले की घटना और अभी घटना में, कि 98 साल पहले दो छोटे देश आपस में लड़ रहे थे और उसका समर्थन बड़ा देश कर रहा था। लेकिन आज क्या है ना कि एक छोटे देश के ऊपर एक बड़ा देश हमला कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझें। हमला एक्चुअल में इस बार रशिया कर रहा है। हमला रशिया कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, और यहां पर यूक्रेन का जो सपोर्ट है, यूक्रेन का सपोर्ट पिछले दरवाजे से बड़े बड़े महाशक्तियां कर रही है। अमेरिका कर रहा है, नेटो कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, इंग्लैंड कर रहा है। इंग्लैंड ने तो पूरी व्यापारिक गतिविधियों को ही तोड़ने की बात कर दी है रूस से, और जर्मनी भी कर रहा है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे देश यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं और ये बात बार बार बोल रहे हैं, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर वो चीजें जो आपको समझना है, यहीं से आपके दिमाग का वो डाउट दूर होगा जो आपके दिमाग में पूछ रहा है, आपके दिमाग में बार बार क्लिक कर रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा। पूरे के पूरे देश यूक्रेन को ये कह रहे हैं, सभी महाशक्तियां, कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। जबकि दोस्तों आप खुद बताओ, जब दो देश लड़ाई करते हैं या कोई दो व्यक्ति लड़ाई करते हैं तो लड़ाई कब खत्म होता है? जब हम दोनों व्यक्ति को आमने सामने बैठाएं और बैठाने के बाद हम उनसे पूछे कि आपका समस्या क्या, आप बैठ के बात करो, तब लड़ाई खत्म होता है ना। कि अगर हम किसी एक पक्ष का सपोर्ट करके लड़ने की बात करें कि हम इसके साथ खड़े हैं तो युद्ध तो बढ़ता है, क्योंकि सामने वाला पक्ष अगर मजबूत है तो अपने आन शान के लिए लड़ेगा ही। आज देखा जाए तो महाशक्तियां, कोई भी ये नहीं कह रहा है कि दोनों को मिलकर बात करना चाहिए, सब ये बोल रहे हैं कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो रूस जो इतनी बड़ी महाशक्ति है, वो क्या विश्व में अपनी नाक कटाने के लिए सीधे बोल देगा कि हाँ भाई आप इतने सारे लोग खड़े हो गए तो हम पीछे हट जाएंगे? वो नहीं हटेगा। यहां पर करना क्या है, आप अपने दिमाग से पूछिए, और आपसे पूछा तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ दोस्तों, आप जो सोच रहे हैं ना वो करेक्ट जवाब है कि इन दोनों को एक साथ मिलकर बैठाया जाए। दोस्तों विश्व में भारत ही एक ऐसा इकलौता देश है जो इस युद्ध का इलाज बातचीत से निकालना चाह रहा है। भारत ही का एक बयान ऐसा गया है कि दोनों देशों को आपस में बातचीत करके रखना चाहिए, और यही किसी भी युद्ध के अंत का कारण होता है। क्योंकि अगर हम किसी एक का पक्ष लेंगे तो दूसरा अपने मान सम्मान तो बचाएगा ही भाई। और रूस जैसा देश जो इतना पावरफुल है, अपना मान सम्मान ऐसे किसी के कहने पर नहीं गवा देगा। और दोस्तों एक चीज नोटिस करिएगा, जब वर्ल्ड वॉर हुआ है और वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो उस युद्ध को खत्म करने की सोचा है वही पावरफुल देश के रूप में उठा है। अभी अगर देखेंगे तो भारत को लेकर दो प्रमुख कारण है। भारत युद्ध को खत्म करने की बात कर रहा है। अब अगर जैसे मान लीजिए कि युद्ध टल जाएगा, और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, आप लोग लिख लो, युद्ध टलेगा ही। अब अगर युद्ध टल जाएगा तो यूक्रेन की तरफ से क्या बात आएगा? यूक्रेन क्या सोचेगा, इतने सारे देश मेरे साथ खड़े थे, रूस हमला किया और सब केवल बयानबाजी किया, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, फ्रांस, सब केवल बयानबाजी, कोई अपनी सेना को नहीं उतारा रूस के खिलाफ, बस बयानबाजी। और यूक्रेन बेचारा फंसा है। उस वक्त कम से कम भारत ने बोला तो कि दोनों के बीच में बात करे, क्योंकि यूक्रेन तो फोन कर करके परेशान है रसिया के राष्ट्रपति को। लेकिन उन्होंने सीधे अपनी शर्त के हिसाब से बोले कि पहले बात मानो तो करेंगे, जो बात क्या है आप उन लोग जाने। लेकिन भारत कम से कम उन दोनों के बीच मध्यस्थता का दरवाजा तो खोल रहा है। और आपको क्या लगता है कि रसिया इतना बड़ा शक्तिशाली देश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? दोस्तों कल ही हमला हुआ, कल मतलब 24 फरवरी 2022 को हमला हुआ है, और उसी दिन रसिया का शेयर मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर गया। और किसी भी चीज का शेयर मार्केट गिरना उस देश की अर्थव्यवस्था का लॉस होने का सूचक होता है भाई। तो रसिया को भी दिक्कत है, लेकिन रसिया किस मुंह से वापस आए, रसिया किस बहाने युद्ध को खत्म करे? क्योंकि युद्ध तो युद्ध होता है, उसमें परेशानी हर पक्ष को होता है।
और भारत अब बीच में ये बात बोल के रूस के लिए भी एक रास्ता खोल दिया कि चलो ये बात बोल सके कि कोई तो बिचवान है, कोई तो कह रहा है कि मिलकर रास्ता निकाले, हम भारत के कहने पर मिलकर रास्ता निकाले। और दोस्तों, इसका दूसरा सबसे प्रमुख बात सोचा जाए तो रसिया के राष्ट्रपति खुद भारत के प्रधानमंत्री से रात को 11 बजे बात की है। तो ये संकेत भी देता है कि कोई महाशक्ति भारत की राय लेने के लिए बैठा है। और अगर देखा जाए बगल का चीन है, तो चीन ने तो साफ साफ कह दिया है कि इन दोनों देशों का आंतरिक मामला है। लेकिन दोस्तों, जब कोई बराबरी के लोग लड़ते हैं ना, और अगर ये बात हम कहें कि इन दोनों देश के बीच का आंतरिक मामला है, तो समझ में आता है कि आंतरिक मामला होगा। लेकिन दोस्तों, जब एक ताकतवर कमजोर को जब पीट रहा होता है ना, तो आंतरिक मामला नहीं कहा जाता, उसमें बीच में आना ही पड़ता है। तो इस तरह से चीन भी अपनी मौन स्वीकृति रूस के पक्ष में दे चुका है, और पाकिस्तान तो सीधे रूस के गोद में ही जाकर बैठ गया। और दोस्तों, यहाँ पर भारत ही एक ऐसा देश है जो एक बैलेंस डिसीजन ले रहा है। अगर भारत यूक्रेन की तरफ से बात करे तो रसिया में इतने सारे भारतीय लोग हैं, और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि आज से लगभग 60 साल पहले जब चाइना भारत पर हमला किया था, तो उस वक्त रूस ही हमारे बचाव में आया था। इस नाते भी, इस कूटनीतिक लिहाज से भी हम रसिया के खिलाफ नहीं बोल सकते। और अगर हम रूस के पक्ष में बोले, मतलब यूक्रेन के खिलाफ बोले, तो यूक्रेन में हमारे बहुत सारे छात्र बैठे हैं, वो भी ठीक नहीं होगा। समझदारी और कूटनीतिक और विश्व गुरु की पहचान ही यही है कि कोई ऐसा रास्ता निकालना जिससे सर्व कल्याण हो। और अगर ये युद्ध टल जाता है तो इसमें प्रमुख भूमिका भारत का होगा। और जैसे दोनों विश्व युद्ध में जो युद्ध को खत्म किया, यकीन मानिए वही विश्व शक्ति की ओर आगे बढ़ा है। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग का डाउट दूर हो गया होगा कि थर्ड वर्ल्ड वार की आहट है या नहीं, और है भी तो कितना है। क्योंकि दोस्तों, हम एक नज़र में देखेंगे, एक नज़र में देखने में एकदम आसान लगता है कि यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है, यूक्रेन के सपोर्ट के लिए नाटो वगैरह सब के सब कूद जाएंगे। वो आज से 100 साल 75 साल पहले वाला फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार का समय नहीं है। उस वक्त हमारे पास मीडिया नहीं थी, उस वक्त इतनी सारी चीज़ें कवर अप नहीं हो पाती थी, इतने प्रमाण इकट्ठे नहीं होते थे, और लोग इतने अच्छी तरह से कनेक्टेड नहीं थे, इसलिए लोगों को उतनी एक दूसरे की जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, आप सोचिए, अभी के युग में पूरा विश्व एक गांव बन चुका है, इंटरनेट के कारण, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के कारण। तो दोस्तों, किसको किससे जरूरत नहीं है, इसलिए थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगा, और इस वार को रोकने का सेहरा तो भारत के सर पर ही बंधेगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को अच्छे से इसको लेकर समझा पाया, और अगर इसमें कुछ कमी रह गई तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से डालें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।